स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज जो हमारा चैप्टर है वो है कायदे आज़म एंड हिज विजन फॉर पाकिस्तान। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 मैट्रिक में हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मेरे चैनल पर आपको द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लेके कायदे आज़म एंड हिज विजन फॉर पाकिस्तान तक तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो चले शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। इस चैप्टर में मैं कुछ इस तरह से पढ़ूंगा कि पैसेज टू पैसेज रीड कर दूंगा और उसमें मौजूद हार्ड वर्ड्स और जो उसकी मीनिंग है वो आपको बताऊंगा, ताकि आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और जो भी आपकी क्यूरीज और डिफ़िकल्टीज इस चैप्टर के मुतालिक है वो क्लियर हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटीज़ ऑफ साउथ एशिया हु become one of the top barristers of Bombay. He led the Muslim majority area of the subcontinent to become an independent state called Pakistan, where they could live honorably according to the teaching of their faith culture. देखें, इसमें जो हमें कायदे आज़म के बारे में बताया जा रहा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत ही आला शख्सियत के मालिक हैं साउथ एशिया में। यानी साउथ एशिया में जो है कायदे आज़म की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी उन्हें बहुत इज़्ज़त से देखा जाता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत आला शख्सियत के मालिक हैं साउथ एशिया में। यानी आपको जो है साउथ एशिया में बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता था और आपकी बात को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी। आप जो हैं एक बेहतरीन बैरिस्टर हैं। बैरिस्टर यानी कानूनदान थे और आपने जो है मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम थे ना, जो मुसलमान थे, जो अलहदा वतन का मुतालबा कर रहे थे, उनके लिए आपने जद्दोजहद की और पाकिस्तान हासिल किया। देखें, कायदे आज़म के बारे में हर कोई जानता है। कायदे आज़म एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। इंडिया पाकिस्तान में चाहे कोई ऐसा इंसान होगा या और भी मुल्कों में जो कायदे आज़म को नहीं जानता होगा, क्योंकि कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी है। तो कायदे आज़म के बारे में इस चैप्टर में हमें खुल के बताया जाएगा कि कायदे आज़म के क्या ख़यालात और सोच थे पाकिस्तान के लिए। तो इस चैप्टर का नाम भी कुछ इसी तरह का है। तो चलें आगे शुरू करते हैं। Where they could live honorably according to the teaching of their faith, culture and civilization. This was a great achievement of the Qaid, unparalleled in हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस पैसेज में जो हमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान हासिल किया उसका मकसद ये था कि मुसलमानों को एक ऐसा अलहदा वतन हासिल हो जहाँ वो रह सके अपने फेथ यानी ईमान के मुताबिक, और कल्चर और सिविलाइजेशन यानी तहज़ीब के मुताबिक। यानी जो मुसलमानों की तहज़ीब थी, जो सिविलाइजेशन थी, जो कल्चर थी, उसके मुताबिक रह सकें। देखिए, हिंदू इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते थे कि मुसलमान जो है खुली आज़ादी से अपने मज़हब पे अमल करें, क्योंकि मुसलमान एक खुदा पे यकीन रखते थे और हिंदू बहुत सारे खुदाओं पे यकीन रखते थे और मुसलमान उन्हें नहीं मानते थे, हिंदुओं के बहुत सारे खुदाओं को। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा नज़रियाती इख्तलाफात पैदा हो रहे थे बरे सगीर में। तो कायदे आज़म ने इन तमाम मसलों को बहुत अच्छी तरीके से उजागर किया और बेहतरीन तर्जुमानी की और एक अलहदा वतन हासिल किया। तो इस पैसेज में भी यही बताया जा रहा है। तो आगे जो 2-3 लाइनें लिखी हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि आज़म ने हमारे लिए एक अलहदा वतन हासिल किया। इसे तारीख़ में एक बहुत बड़ा हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि मुसलमानों ने एक जद्दोजहद के ज़रिए, एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद के ज़रिए अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल किया। तो इस पैसेज में हमें यही कुछ बताया गया था। तो चलें हम अपने अगले पैसेजेस की तरफ चलते हैं। चलें स्टूडेंट, अपने अगले पैसेजेस की तरफ चलते हैं। अगला पैसेज जो है हमारे पास वो मिस्टर जिन्ना के बारे में है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसे डिस्क्राइब किया गया है बुक में। मिस्टर जिन्ना वॉज द ओनली लीडर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया हु वॉज पॉपुलर नॉट ओनली अमंग द मुस्लिम बट ऑल्सो हैड अ रिस्पेक्ट अमंग द पीपल ऑफ अदर फेथ लाइक हिंदूज, क्रिश्चन, सिख्स एंड फारसी। इवन द हिंदू लीडर लाइक गोखले एंड फेमस हिंदू पोइट सरोजनी नायडू यूज्ड टू प्राइज हिम एज द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। स्टूडेंट, इस पैसेज में जो है कायदे आज़म की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, क्योंकि इज़्ज़त वो है जो दुश्मन करे। और देखें, इस पैसेज में जो है दुश्मन भी आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं और आपकी काबिलियत को इजहार कर रहे हैं। तो चले पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड क्या लिखा गया है। मिस्टर जिन्ना जो थे वो एक बेहतरीन लीडर थे ब्रिटिश इंडिया के। यानी उस वक्त जो बर्रे सगीर था, मतलब जो है तकसीम से पहले इंडिया था, उसे ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता था। अब बहुत ज़्यादा मशहूर थे मुसलमानों में, और सिर्फ मुसलमानों में नहीं, आप हिंदुओं में भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे, क्योंकि आप अपने ईमान पे चलते थे। यानी आपका जो काम था और उसूलों पर हुआ करता था। आप अपने एक उसूल पसंद इंसान थे, जो कहते थे उसी पे अमल पैरा रहते थे। तो
आपकी जो इज़्ज़त थी हिंदुओं में भी बहुत थी। क्रिश्चियन यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले जिन्हें क्रिश्चियन कहा जाता है। सिख यानी सिखों में भी बहुत थी, जो सिख जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है और पगड़ी लगाते हैं उन्हें सिख कहते हैं। पारसीस यानी जो आग परस्तिश जो करते हैं उन्हें पारसीस कहा जाता है। और हिंदू लीडर्स जो हैं वो आपके बारे में कहते थे। गोखले ने कहा, गोखले और फेमस हिंदू सरोजी निधु यानी ये किसी का नाम दिया गया, उसने कहा है कि आप जो हैं बेहतरीन एम्बेसडर यानी बेहतरीन इंसान है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। देखिए उस वक्त जो मसला चल रहा था बर्रे सगीर की तकसीम में, वो ये था कि हिंदू मुस्लिम को किसी तरह से मुत्तहिद कर लिया जाए। तो कायदे आज़म को इस बात का ठहराया जाता था कि आप ही हैं वो जो मुसलमान और हिंदुओं को इकट्ठा कर सकते हैं। शुरू में आपने कांग्रेस में भी बहुत काम किया और मुस्लिम हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जब आपने देखा कि कांग्रेस की साजिशें और कांग्रेस की चालाकियाँ सिर्फ मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए हैं, तो फिर आपने कह दिया इनफ इज़ इनफ। अब आपने कांग्रेस को लात मारी और आप मुस्लिम लीग में आए और बेहतरीन स्ट्रगल की पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत को हासिल किया। तो चलिए अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला पैसेज जो है वो ये है कि एज एन पॉलिटिकल लीडर द कायदे आज़म स्ट्रांगली सेंस दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लीडिंग द हिंदू ऑफ सब कॉन्टिनेंट टूवर्ड हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन विच will ultimately to political and economic victimization of Muslim in the region. Therefore, as the president of All India Muslim League, he very intelligently plead the case of the separate homeland for Muslim and getting Pakistan as independent state for Muslim as well as for people of other faith. स्टूडेंट यहाँ जो हमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कायदे आज़म की हैरत अंगेज़ सलाहियतों की वजह से, हैरत अंगेज़ पॉलिटिकल सलाहियतों की वजह से आपने बेहतरीन तरीके से जो है मुसलमानों का केस लड़ा। देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसका जो झुकाव था यानी वो सिर्फ जो काम करना चाहती थी वो सिर्फ हिंदुओं के लिए चाहती थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सब जगह हिंदू भरे हुए थे, हिंदू लीडर्स की मेजॉरिटी थी और मुसलमान उनके लिए कुछ नहीं थे। उनकी जो भी पॉलिसीज़ आ रही थी वो हिंदुओं के लिए आ रही थी। तो हमारे जो कायदे आज़म है वो इस बातों को समझ गए थे कि वहाँ पर मुसलमानों को विक्टिमाइजेशन बनाया जाएगा, यानी विक्टिमाइजेशन यानी उनको दीवार से लगाया जाएगा, उनके साथ बुरा किया जाएगा, पॉलिटिकली भी और सिविलाइज भी यानी और तरीक़ों से भी। तो उन्होंने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो सदर बने, फिर उन्होंने उससे जो है बहुत अच्छी तरीके से मुसलमानों का केस लड़ा और इस बात को सामने रखा कि क्यों मुसलमानों को एक अलहदा वतन चाहिए, और वो कामयाब हो गए बनाने में पाकिस्तान को। और जो पाकिस्तान की आज़ादी थी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, बल्कि जो और ईमान वाले थे, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, क्रिश्चियन, सिख और पारसीस को भी वहाँ बहुत तंग किया जाता था, इंडिया में अभी भी तंग किया जा रहा है। तो इसीलिए चैन से रह सकें और अपने ईमान और फेथ के मुताबिक अमल कर सके तो उन्हें भी आज़ादी हो हिंदुओं से, क्योंकि हिंदू मज़हब का जो अकीदा है वो ये है कि सिर्फ उनका मज़हब ही होना चाहिए हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं। तो इस बात को भी साबित किया कायदे आज़म ने अपनी लीडरशिप स्किल्स से। तो चलो अब आगे चलते हैं। लिविंग इन geographical boundaries of the new state, he envisioned the Pakistan a pluralistic society as a nation state ensuring। देखिए यहाँ पर जो है जोग्राफिकल यानी जो महल वकू था पाकिस्तान का वो भी बहुत अहम है, और जो ये नई स्टेट बनी इसमें फिर मुहाजिरीन का आने का भी सिलसिला शुरू हुआ। तो अब इसके बारे में जो है हमें आगे बताया जाएगा कि कायदे आज़म किस तरह की सोसाइटी के बारे में ख्याल रखते थे और किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते थे और किस तरह की नेशन देखना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर। तो चलें अब आगे की तरफ देखते हैं। इक्वल राइट फॉर ऑल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। चलें इसके साथ अगला पैसेज भी मैं मिला देता हूँ, फिर इसकी भी आपको मीनिंग बता दूंगा। एड्रेसिंग द पारसी कम्युनिटी ऑन वन ओकेजन, कायदे आज़म affirmed that his government was making sincere effort to remove the fear and suspicion of the people of other faith. He commented Pakistan provides an ample field for the outlet of other genius, particularly in the realm of trade, commerce and industry, and they should come forward and pay their rule as true सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। देखिए कायदे आज़म एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ पर तमाम सिटीजन्स को इक्वल राइट यानी एक जैसे हुकूक हासिल हो। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू मुसलमान से अफजल हो या कोई मुसलमान हिंदू से अफजल हो, इस बिना पर कि कानून की बिना पर, ताकि कोई भी अगर किसी के साथ गलत करे तो उसे सज़ा मिले। और इस्लाम भी यही कहता है कि अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, अगर वो नाहक है, चाहे वो मुसलमान ही किसी के साथ गलत क्यों ना कर रहा हो, तो उसे सज़ा मिलती है। तो यही कायदे आज़म का एम था कि सबको इक्वल राइट हासिल हो पाकिस्तान के अंदर। चलें तो अगले जो पैसेज में उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि वो आपने खिताब किया पारसी कम्युनिटी से एक मौके पर और बताया कि गवर्नमेंट कर रही है उनके लिए इकदाम, एफर्ट यानी इकदाम, और मिटाना चाहती है उनके फेयर यानी वो लोग जो थे डरे हुए थे कि भाई ये अब नया मुल्क बना है तो हमारे को यहाँ राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि हिंदू जो थे वो डरा रहे थे कि भाई ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है, बाकी और किसी मज़हब का यहाँ पर कोई ऐसा
कोई किरदार नहीं होगा, सिर्फ मुसलमान ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भी जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हो गए पारसीस, हो गए क्रिश्चियंस, हो गए हिंदूस, हो गए, इनको भी यहाँ पर राइट्स हासिल होते हैं और इन्हें भी कानूनी और सरकारी जॉबें मिलती हैं। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में सबको इक्वल राइट्स हासिल होते हैं। तो स्टेट सबकी हिफाजत करती है। तो यहाँ पर जो है हमें यही बताया जा रहा है कि दूसरे फेथ वालों के, यानी जो दूसरे ईमान वालों थे, उनके जो डर था वो भी ख़त्म किया गया और बताया कि पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड करेगा उन्हें एक मौका प्रोवाइड करेगा जिसमें उनको पूरी आज़ादी हासिल होगी, रिलीम यानी आज़ादी हासिल होगी अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाने की, अपनी तिजारत करने की, और वो कुछ भी कर सकते हैं तिजारत के तौर पे पाकिस्तान में, उन्हें कोई रुकावट नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि उन्हें कायदे-ए-आज़म ने कहा कि अब जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं जो मुस्लिम नहीं है, तो उन्हें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान की कामयाबी में। तो इसके बाद बहुत हद तक मामलात हल हुए और कायदे-ए-आज़म के इस बयान से आगे जाकर भी बहुत फ़ायदा हुआ मुसलमानों को भी और दूसरी कम्युनिटीज़ को भी। तो चले अब आगे देखते हैं आगे के पैसेजेस में क्या कहा जा रहा है। चलें, अगला जो पैसेज है वो हमारे पास ये है कि ऑन अगस्त 11, 1947 कायदे-ए-आज़म ऑन इस इलेक्शन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर दैट यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क or any other place of worship in the states of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. We are starting in the day when there is no discrimination, no distinction between one community and other. देखें, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये तो हर किसी को पता ही होगी बात। लेकिन जो हमारे कायदे-ए-आज़म हैं वो 11 अगस्त 1947 को ही इलेक्शन के नतीजे में सदर मुंतखब हो गए थे हम पाकिस्तान की असम्बली के। जो असम्बली नहीं बनी थी अभी, उसके सदर पहले ही आप मुंतखब हो चुके थे। तो आपने अपने खिताब में कहा कि जब आप जीत गए तो आपने अपने खिताब में कहा कि तो आप आज़ाद हो, यानी लोगों को मुखातिब करके कहा कि आप आज़ाद हो, आप चाहो तो अपने मंदिरों में जाओ, आप आज़ाद हो तो आप अपनी मस्जिदों में जाओ, आप आज़ाद हो पाकिस्तान, आप ताल्लुक़ रखते हो किसी भी मज़हब से, कास्ट से या फ़िरके से। देखें, मज़हब यानी रिलीजियस यानी मज़हब, कास्ट यानी नस्ल और क्रीड यानी फ़िरका। अगर आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, इससे पाकिस्तान का कोई भी सरोकार नहीं, यानी पाकिस्तान को इससे कोई भी नहीं कि भाई कोई क्या है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम। पाकिस्तान का है तो बस ये है कि भाई पाकिस्तानी उसको हम इक्वल राइट्स देंगे और जो उसके जो हुकूक हैं वो हम उसे अदा करेंगे। तो यही बस पाकिस्तान का मकसद है। तो आप उन्हें तमाम कम्युनिटीज़ इक्वल है और किसी भी कम्युनिटीज़ को दूसरी कम्युनिटी पे फोकसियत नहीं दी जाएगी मज़हब की बिना पर। तो चलें, किसी भी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी पे फ़ौक़ियत नहीं दी जाएगी। तो चलें अब अपने अगले पैसेजेस की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला जो पैसेज हमारे पास ये है कि वी आर स्टार्टिंग विद इस फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल citizen and equal citizen of one state. He further said, now I think we should keep that in front of us our ideal, and you will find that in course of time Hindu could cases to be Hindu and Muslim cases to be Muslim, not in the religious sense, but that is the faith of each individual, but in the political sense as the citizen of the state. जो उर्दू है वो ये है कि कायदे आज़म ने शुरू किया बुनियादी उसूलों से और कहा कि हम सिटीज़न हैं इक्वल स्टेट के, यानी एक ही मुल्क के शहरी हैं। अगर कोई, और आपने मज़ीद कहा, यानी अगर, और आपका सोचना था कि अगर कोई हिंदू है तो सही है, वो हिंदू है, और अगर कोई मुसलमान है तो वो मुसलमान है, लेकिन इसका ताल्लुक़ उनके अपने आप से है, उससे नहीं है स्टेट से। स्टेट के लिए तमाम सिटीज़न्स जो हैं वो इक्वल हैं, स्टेट्स के लिए तमाम सिटीज़न इक्वल हैं, और पॉलिटिकल साइंस में तमाम जो लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं पॉलिटिकल साइंस में जो तमाम जो लोग हैं वो एक सिटीज़न्स हैं एक स्टेट के। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको पैराग्राफ पैसेज समझ में आया होगा। तो चले अब आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब जो हमारे पास हमारा आखिरी पैराग्राफ है वो ये है कि ही फर्दर सेड माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटीज, एंड आई एम श्योर दैट विथ योर support and cooperation I am look forward to Pakistan. I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world. If we want to pay homage to our great guide, we should follow his footsteps and transform Pakistan into a country where every citizen of Pakistan may live with the spirits of peace, brotherhood and harmony.
देखिए स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में जो हमें कहा जा रहा है कि वो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मज़ीद फरमाया कि उनके जो उसूल हैं, यानी जो उनके बुनियादी उसूल हैं वो हैं जस्टिस यानी इंसाफ, यानी हर इंसान को इंसाफ हासिल हो एक स्टेट में। और भी आपने फरमाया कि आपकी सपोर्ट से और कोऑपरेशन से पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान एक अजीम नेशन बने दुनिया की। जो इसमें कहा गया वो ये कहा गया कि अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें कायदे आज़म के फुट स्टेप यानी नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर हर सिटीज़न जो है पाकिस्तान का वो जी सके अमन से, यानी उसको अमन का एहसास हो कि भाई मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे कोई ख़तरा नहीं है, मैं अपने मज़हब पे अमल करूँ, मुझे कोई ख़तरा नहीं होगा। और तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इसका दिया है और वर्ड टू वर्ड के अलावा भी मैंने आपको इसके बारे में और बताया है। तो अगर फिर भी कोई क्यूरीज और डिफ़िकल्टीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ जो कि बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और तो थैंक्स फॉर योर कमेंट। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज डिफ़िकल्टीज़ हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल का लिंक उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 9 और मैट्रिक में और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ताकि वो भी वर्ड टू वर्ड किताब पढ़ें और ईजीली जो है अपने 9 के पेपर को और इंग्लिश को सॉल्व कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।